हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वी का लेसन नंबर 16 शब्दांचा खेळ इसका एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। इस लेसन में क्या है, प्रस्तुत उतारा माझी जीवन कहाणी हेलन केलर अनुवाद माधव कर्वे या पुस्तकातून घेतला आहे। ये प्रेझेंट लेसन माझी जीवन कहानी माय लाइफ स्टोरी हेलन केलर ये किताब है जो मशहूर अमेरिकन ऑथर हेलन केलर जो कि गूंगी बहरी अंधी थी उन्होंने लिखा है। उसका अनुवाद उसका ट्रांसलेशन माधव कर्वे ने किया है। उसमें से ये पैसेज लिया है। अपंगत्वामुळे भाषा शिक्षणात येणारे अडथळे व हे अडथळे दूर करण्यासाठी त्यांनी व त्यांच्या शिक्षिकेने केलेले प्रयत्न याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केले आहे। तो अपंगत्वामुळे यानी इस हैंडीकैप से, वो जो अंधी भी थी, बहरी भी थी, गूंगी भी थी, ट्रिपल हैंडीकैप था, भाषा शिक्षणात येणारे अड़थड़े, तो इसकी वजह से लैंग्वेज सीखने के लिए उनको जो ऑब्स्टेकल्स मुसीबतें आई थी और उन ऑब्स्टेकल्स को उन्होंने और उनकी टीचर ने दूर करने की किस तरह कोशिश की, इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रेजेंट लेसन में किया गया है। माझ्या आठवणीतला आयुष्यातला सगळ्यात महत्वाचा दिवस म्हणजे माझ्या बाई एनी मैन्सफील्ड सुलिवन मला शिकवायला आल्या तो दिवस। तो वो अपने बचपन की स्टोरी बता रही है हेलन केलर कि माझ्या आठवणीतला, मेरी मेमोरी का, आयुष्यातला सगळ्यात महत्वाचा दिवस, मेरी जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टंट दिन म्हणजे माझ्या बाई एनी मैन्सफील्ड सुलिवन मला शिकवायला आल्या तो दिवस। मेरी टीचर एनी मैन्सफील्ड सुलिवन जिस दिन मुझे सिखाने के लिए आई वो दिन, यानी ये दिन सबसे इम्पॉर्टंट दिन था इनकी जिंदगी का। दोन अगदी परस्पर विरोधी आयुष्य कशी एकत्र येतात, दो बिल्कुल ऑपोजिट जिंदगियां किस तरह एक साथ आती है, याचं मला नवल वाटतं। इसका मुझे बहुत नवल, बहुत वंडर, बहुत एक्साइटमेंट लगता है। 3 मार्च 1887 यानी डेट थी 3 मार्च 1887। मला 8वां वर्ष लागायला 3 महीने बाकी होते। मुझे 8वां वर्ष शुरू होने में 3 महीने बाकी थे। त्या दिवशी दोपहरी मी पोर्च में उभी होते शांत। तो उस दिन दोपहर में मैं पोर्च में खड़ी थी शांत। पोर्च यानी घर के मेन एंट्रेंस के बाहर जो जगह होती है। कशाच्या तरी अपेक्षेत, कुछ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। आईच्या खाणाखुणा आणि घरातल्या लगबगीवरून आज काहीतरी वेगळं घडणार याचा मला साधारण अंदाज आला। तो माँ की खाणाखुणा यानी सिग्नल्स, इशारे, आणि घरातल्या लगबगी, और घर में जो लगबग यानी घाई गड़बड़ हरी चल रहा था, आज काहीतरी वेगळं घडणार याचा मला साधारण अंदाज आला। तो इससे मुझे एक अंदाजा हो गया कि आज घर में कुछ तो भी अलग होने वाला है। म्हणून मी दारापाशी जाऊन पायऱ्यांवर वाट पाहत राहिले। तो इसीलिए मैं दार यानी दरवाजा के पास जाकर पायरी यानी स्टेप्स के ऊपर इंतजार करते खड़ी थी। अचानक पोर्च झाकून टाकणाऱ्या हनीस्कल वेलीच्या जाळ्यामधून ऊन वाट काढत आलं आणि माझ्या उंचावलेल्या चेहऱ्यावर पसरलं। तो अचानक पोर्च को जो ढाक रही थी हनीस्कल वेल ये क्रीपर्स होता है, प्लांट्स जो घर के बाहर उनके उगा हुआ था, और उसकी जैली में से यानी उसके बीच बीच में से कुछ गैप भी था जिसमें से सूरज की रोशनी भी आ रही थी। ऊन वाट काढत आलं, ऊन यानी सनलाइट रास्ता निकालते हुए वो क्रीपर्स के बीच में से आई आणि माझ्या उंचावलेल्या चेहऱ्यावर पसरलं और मेरे ऊंचे किए हुए चेहरे पर सनलाइट फैल गई। न कळतच माझी बोटं बाजूच्या सवयीच्या पानांवरून आणि वसंत ऋतूचं स्वागत करायलाच उमलाव्यात तशा कळ्यांवरून फिरली। तो न कळतच अननोइंगली माझी बोटं, मेरी फिंगर्स, बाजू में जो सवई के प्लांट्स के लीफ थे उनके ऊपर और वसंत ऋतु का जैसे क्या स्वागत करने के लिए खिली हुई उन कलियों के ऊपर मेरे हाथ फिरे। भविष्यात माझ्यासाठी काय चमत्कार लिहून ठेवलाय याची काही मला कल्पना नव्हती। फ्यूचर में मेरे लिए क्या चमत्कार होने वाला है इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि टीचर आने के बाद क्या होगा मेरे फ्यूचर में। त्याआधी काही आठवडे रागानं आणि कडवटपणानं मन इतकं व्यग्र झालं होतं। उसके पहले कुछ हफ्ते रागाने यानी गुस्से से और कड़वटपना यानी बिटरनेस से मेरा मन इतना व्यग्र हो गया था, व्यग्र बहुत एंग्रॉस हो गया था।
की त्या स्वतःशीच चाललेल्या सततच्या झगड्यानं मी अगदी थकून गेले होते और ये खुद अपने आप से जो मेरा कंटिन्यूअस एक झगड़ा चल रहा था उससे मैं बहुत थक चुकी थी. दाट धुकं असताना तुम्ही कधी समुद्रावर गेलायत? बहुत डेंस फॉग हो उस वक्त कभी आप समुद्र पर गए हैं? अशा वेळी वाटतं सहज स्पर्श करता येईल अशा पांढऱ्या अंधारानं आपल्याला वेढलंय. तो उस वक्त लगता है कि आसानी से जिसको हम छू सकते हैं ऐसे सफेद अंधेरे ने, क्योंकि फॉग सफेद कलर का होता है लेकिन उससे कुछ दिखता नहीं तो उसको सफेद अंधेरा ऐसा कहा है. तो हमको उसने घेर लिया है आणि तशा धुक्यातून जहाज वाट काढत किनाऱ्याच्या दिशेने येत असतं और ऐसे डेंस फॉग में जहाज अपना रास्ता निकालते हुए किनारे की तरफ जा रहा होता है. किनारा गाठेपर्यंत तान असते. जब तक किनारे तक पहुंच नहीं जाए उस वक्त तक तान होती है, टेंशन होती है. छाती धडधडत असते. सीना हार्टबीट जोर की चल रही होती है. वाटतं आता काय होणार, ऐसा लगता है अब क्या होगा, यानी कहीं कुछ ॲक्सिडेंट ना हो जाए. शिक्षणाला सुरुवात होण्याआधी माझी अवस्था त्या धुक्यात सापडलेल्या जहाजासारखी होती. तो मेरे एजुकेशन की शुरुआत होने से पहले मेरी कंडीशन भी उस फॉग में फंसे हुए जहाज की तरह थी. फरक इतकाच की माझ्याकडं होका यंत्र वगैरे काहीच नव्हते. हाँ, फर्क इतना था कि मेरे पास तो कोई होका यंत्र भी नहीं था. होका यंत्र यानी कंपास, जिससे डायरेक्शन मालूम पड़ता है. यानी नजर नहीं आ रहा है फिर भी कंपास से तो डायरेक्शन मालूम पड़ सकता है, लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं था. आणि बंदर किती जवळ आलाय तेही कळायला काही मार्ग नव्हता और बंदर यानी पोर्ट कितना करीब आ चुका है वो भी मालूम करने के लिए कोई रास्ता नहीं था. प्रकाश प्रकाश हवाय मला. बस मेरे मन में एक ही इच्छा थी कि रोशनी, मुझे रोशनी चाहिए. असं माझ्या आत्म्याचा निशब्द आक्रंदन चालायचं. ऐसी मेरी आत्मा का निशब्द आक्रंदन. निशब्द यानी साइलेंट, बोल तो सकती नहीं थी, और आक्रंदन यानी शोक, एक पीटीएस वेलिंग, उनके अंदर से एक शोक की आवाज निकलते रहती थी. नेमक्या त्याच हव्याच्या क्षणी प्रेमाच्या प्रकाशात मी न्हावून गेली और एग्जैक्टली इस हव्याशा यानी सबसे ज्यादा मुझे नीड थी किसी की, उस वक्त में ही प्रेमाच्या प्रकाशात, प्यार की रोशनी में मैं नहा गई. यानी कि वो जो टीचर आ रही थी उन्होंने बहुत प्यार से इनको फिर सिखाया और ये जो इनकी कंडीशन थी इससे इनको बाहर निकाला. माझ्याजवळ कुणीतरी येतंयसं मला जाणवलं. मेरे पास कोई तो आ रहा है ऐसा मुझे महसूस हुआ. आई चाहे असं समझून मी हात पुढे केला. माँ ही होगी ऐसा समझकर मैंने अपना हात आगे बढ़ाया. तर दुसऱ्याच कोणीतरी माझा हात हातात घेतला. लेकिन किसी और ने ही मेरा हाथ अपने हाथ में लिया आणि मला उचलून कडेवर घेतलं और मुझे उठाकर गोद में ले लिया. कडेवर यानी गोद में. यात माझी बाई ॲनी सुलेवन, यही मेरी टीचर थी, ॲनी सुलेवन. त्या मला शिकवायला आल्या होत्या. वो मुझे सिखाने के लिए आए थे. त्याही पेक्षा जास्त माझ्यावर मायेची पाखर घालायला, उससे भी ज्यादा मेरे ऊपर ममता की छाया करने के लिए. पाखर शेड, पंछी जैसा अपने बच्चे को अपने परों में छुपा लेता है, इस तरीके से दया करना किसी पर. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच बाई मला आपल्या खोलीत घेऊन गेल्या. दूसरे दिन सुबह ही टीचर मुझे अपने कमरे में लेकर गए. त्यांनी मला एक बाहुली दिली. उन्होंने मुझे एक डॉल दिया. बाहुली, डॉल. पर्किन्स इन्स्टिट्यूशन मधल्या अंध मुलांनी माझ्यासाठी ही भेट पाठवली होती. तो पर्किन्स इंस्टीट्यूशन एक अमेरिका की फेमस स्कूल है जिसमें अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है. वहाँ ये पढ़ाती थी तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने गिफ्ट दिया था. बाहुली लॉरा ब्रिजमन ने सजवली होती. इस डॉल को लॉरा ब्रिजमन, एक वहाँ की स्टूडेंट थी, उसने सजाया था. अर्थात हे सगळं मला कालांतरानं कळलं. अच्छा, ये सारी बातें मुझे वक्त के बाद समझ में आई, जब वो पढ़ना लिखना सीख गई और समझ में आने लगी उनको बात, जब ये सब बात उनको समझ में आई. थोडा वेळ मी या बाहुलीशी खेळल्यावर बाईंनी बोटांनी हळूच माझ्या हातावर अक्षरं जुड़वली. तो थोड़ी देर जब मैंने उस गुड़िया के साथ खेल लिया तो टीचर ने फिर अपनी उंगलियों से मेरे हाथ पर आहिस्ता से अल्फ़ाबेट्स लिखे. DOLL. हा बोटांचा खेळ मला फार आवडला.
तो DOLL उसके हाथ पर उन्होंने ऐसा लिखकर बताया। तो ये उंगलियों का खेल मुझे बहुत पसंद आया, आवडणे टू लाईक। मी ही बाईप्रमाणे बोट फिरवू लागली, तो मैं भी टीचर के जैसे ही अपनी उंगलियां फिराने लगी। शेवटी जेव्हा एकदा मी ती अक्षरं बरोबर काढली तेव्हा बालसुलभ आनंद आणि अभिमानानं फुलून आले। तो एट लास्ट जब मैंने उन अल्फ़ाबेट्स को सही जोड़ लिया, मुझे समझ में आ गया, तो फिर मुझे एक बाल सुलभ आनंद यानी बच्चों की जैसी एक खुशी और अभिमानाने फुलून आले यानी गर्व से मैं फूल गई। धावतच जीना उतरून मी आईपाशी गेले। दौड़ते हुए जीना यानी सीढ़ियाँ उतरकर मैं अपनी माँ के पास गई। तिच्या समोर हात धरून त्यावर पुन्हा एकदा मगाचीच अक्षरं बोटांनी जुड़वून लिहिली। उनके सामने हाथ पर वो जो पहले मैंने लिखा था मगाचीच यानी पहले, वो उन अक्षरों को मैंने फिर से उनको जोड़कर लिखकर बताया। मी एक शब्द जुळवत होते हे काही मला त्यावेळी माहीत नव्हतं। मैं कोई लेटर बना रही हूँ, एक शब्द बना रही हूँ, ये तो मुझे उस समय मालूम नहीं था। किंबहुना शब्द म्हणून काही असतं हे तरी मला कुठं ठाऊक होतं। किंबहुना इनफैक्ट शब्द वर्ड कोई चीज़ होती है ये मुझे कहाँ पता था, मुझे तो कुछ नहीं पता था। मी फक्त बोटांनी बाईचं अनुकरण करत होते। मैं तो सिर्फ अपनी उंगलियों से टीचर को कॉपी कर रही थी, अनुकरण कॉपी। नंतरच्या दिवसांत मी ह्याच पद्धतीनं पेन, हैट, कप ऐसे कितीतरी शब्द, तो उसके बाद के दिनों में मैंने इसी टेक्निक से टेक्निक पेन, हैट, कप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैं जोड़ना सीख गई। और उसके साथ साथ आणि बसणं, उभं राहणं, चालणं अशी थोड़ी क्रियापदही शिकले और बैठना, खड़े होना, चलना ऐसे कुछ वर्ब्स भी मैं सीख गई, ॲक्शन भी सीख गई। बरेच दिवस बाईंबरोबर राहून राहून प्रत्येक वस्तूला काहीतरी नाव असतं हे माझ्या लक्षात आलं। बहुत दिन टीचर के साथ रहते रहते हर एक चीज़ का कोई नाम होता है, ये मेरे ध्यान में आया। अब इनकी पढ़ाई की असल शुरुआत हो रही है। अब इनको समझ में आ गया कि हर चीज़ का कोई नाम होता है और ये जो मैं अल्फ़ाबेट जोड़ रही हूँ ये किसी न किसी चीज़ का मैं नाम सीख रही हूँ। एक दिवस मी माझ्या नव्या बाहुलीशी खेळत असतानाच बाईंनी माझी जुनी चिंध्या झालेली बाहुली माझ्या मांडीवर ठेवून पुन्हा हातांवर DOLL म्हणजे दोन्ही बाहुल्यांना शब्द एकच। तो एक दिन मैं जब अपने नई गुड़िया से खेल रही थी तो टीचर ने मेरी पुरानी गुड़िया जो चिंधी हो गई थी, खराब हो गई थी, उसको मेरी मांडी पर रखकर फिर से मेरे हाथ पर लिखा DOLL। तो अब मेरे समझ में आया कि दोनों ही गुड़िया को एक ही वर्ड, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूज हो रही है अभी। त्याआधी MUG आणि WATER म्हणजे वॉटर, तो उसके पहले MUG ये मग होता है और WATER ये वॉटर होता है, ये उन्होंने उसको लिख के बताया। तर मी हट्टानं म्हणायची म्हणजे खाणाखुणा करतच नाही। तो इनके समझ में बराबर से नहीं आ रहा था, तो ये जिद करके, हट्ट यानी जिद करना, जिद करके कहती थी। अब कहने के लिए तो ये बोलने तो आता नहीं था, तो म्हणजे खाणाखुणा करतच यानी इनका बोलना भी कैसा था, इशारों में, इशारा करके मैं कहती थी नहीं यानी मुझे नहीं समझ आ रहा है। माझा हा गोंधळ बघून त्यांचा हिरमोड झाला। मेरा ये कन्फ्यूजन देखकर वो थोड़ी निराश हो गई। हिरमोड झाला, निराश हो जाना। आणि त्यांनी तो विषय तेवढ्यावरच ठेवला। तो उन्होंने इस सब्जेक्ट को वहीं रोक दिया। ये एक टेक्निक होती है पढ़ाई की, बच्चे को जब नहीं समझ में आ रहा है तो उस वक्त उसको रोक देना। पुन्हा कधीतरी तानमान बघून हे शब्द शिकवावेत असं त्यांनी ठरवलं असावा। तो फिर कभी तानमान यानी फेवरेबल चांस देख के, इसका मूड अच्छा है ये देख के बाद में कभी इस टॉपिक को सिखाऊंगी, ऐसा उन्होंने फैसला किया होगा। आता पुन्हा बाहुलीवरून त्यांचं शिकवणं सुरू झालं होतं। अब फिर किसी वक्त में गुड़िया के ऊपर से फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। त्याच ते पुन्हा पुन्हा सांगणं सहन न होऊन मी माझी नवी बाहुली हिसकावून जमिनीवर आपटली। अब ये बार बार ये जो सिखा रही है और इनको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सहन नहीं हुआ। ये जो बच्चे होते हैं ऐसे हैंडीकैप, ये थोड़े जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको। तो इन्होंने क्या किया, अपनी नई गुड़िया हिसकावून यानी घसीट कर जमिनीवर आपटली, जमीन पर पटक दी। त्या बाहुलीचे तुकडे होऊन माझ्या पायांशी पडलेले मला जाणवल्यावर मला उकड्या फुटू लागल्या। उस गुड़िया के टुकड़े टुकड़े होकर मेरे पैरों पर फैल गए हैं, ये जब मेरे समझ में आया तो मुझे उकड्या फुटू लागल्या। उकड्या फुटू लागल्या यानी
बहुत ज़्यादा खुशी होना। तो इनका जो डेस्परेशन होता है, ये किसी गुस्से के किसी एक्शन से वो बाहर निकल जाता है तो फिर उनको खुशी होकर नॉर्मल हो जाते हैं। इनकी सायकोलॉजी होती है ऐसे बच्चों की। वाटलं बरं झालं, एकदाची पीड़ा गेली और मुझे लगा कि अच्छा हुआ, ये पीड़ा, ये तकलीफ खत्म हुई, अब ये गुड़िया के बारे में कुछ नहीं सिखाएगी। एवढा थैथयाट करूनही ना खंत ना खेद असाच माझा आविर्भाव होता। तो इतना थैथयाट, इतना तोड़फोड़ करके भी मुझे न खंत हुआ न खेद। खंत खेद यानी रिग्रेट, पछतावा। तो मेरा ऐसा ही आविर्भाव स्वभाव था। आविर्भाव, कोई फीलिंग्स नहीं थी उनको। ती बाहुली माझी नावडती होती ना, वो गुड़िया तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं थी। माझ्या निश्चल अंधाऱ्या जगात हळव्या हळुवार भावना कुठून उगवणार? मेरे निश्चल यानी स्टेशनरी और अंधाऱ्या जगात, अंधेरी दुनिया में हळव्या हळुवार भावना, हळव्या हळुवार इमोशनल, अच्छी मर्सी, माया, अच्छी फीलिंग, ये सब कहाँ से उगेगी? यानी मेरे पास तो सिर्फ अंधेरा था, गुस्सा था और कुछ नहीं था। बाईंनी मात्र बाहुलीचे ते तुकडे झाड़ून शेकोटी जवळच एका बाजूला लोटले। टीचर ने लेकिन उस बाहुली के, उस डॉल के टुकड़े को झाड़कर शेकोटी यानी फायर प्लेस के पास में एक साइड में कर दिया। माझी डोकेदुखी गेल्यानं मलाही हायसं वाटलं। अब मेरा ये सर दर्द खत्म हो गया तो मुझे भी अब थोड़ा ठीक लग रहा था। बाईंनी माझी हॅट माझ्या हातात ठेवल्यावर मी ओळखलं, आता बाहेर। तो टीचर ने मेरी हैट मेरे सर पर रखी तो मैं समझ गई कि अब बाहर जाना है, यानी उनका मूड चेंज करने के लिए उसको बाहर लेके गई। छान ऊबदार उन्हात जायचं, तो बहुत अच्छे ऊबदार वॉर्म ऊन यानी धूप में जाने मिलेगा। या विचारानं मी पुन्हा आनंदानं टुनटुन उड्या मारू लागली। तो इस ख्याल से मैं फिर से खुश हो गई और खुशी में टुनटुन उड्या मारू लागली यानी कूदने लगी। पाऊल वाटेनं जात आम्ही विहिरीपाशी आलो। पाऊल वाट यानी फुटपाथ यानी रास्ता जो बना हुआ था, उस पे से जाते हुए हम विहीर यानी बावड़ी, वेल के पास में आए। इथलंही हनीस्कल वेलीच्या जाड्या होत्या। यहाँ भी वो हनीस्कल वेली जैसे इनके पोर्च में थी, वो क्रीपर के झाड़ थे। त्यांचा फुलांचा सुगंध दरवळत होता। उनके फूलों की जो खुशबू थी वो दरवळने फैल रही थी, स्प्रेड हो रही थी। कोणीतरी विहिरीतून पाणी काढत होतं, कोई तो उस कुएं में से पानी निकाल रहा था। त्या पाण्याच्या धारेत बाईंनी माझा हात धरून ठेवला। तो उस पानी की धार में टीचर ने मेरा हाथ पकड़ के रखा। एका हातावरून अजून थंडगार पाण्याचे ओघळ वाहत असतानाच बाईंनी त्याच हातावर बोटांनी शब्द लिहिला। अब एक हाथ के ऊपर से वो ठंडा पानी बह रहा था, ओघड़ यानी उसका फ्लो, वो बहते हुए ही उन्होंने उस हाथ पर लिखा। क्या लिखा? WATER। आधी सावकाश मग झरझर मी एकदम निश्चिल उभी राहिली। पहले एकदम सावकाश, एकदम आहिस्ता से, और फिर एकदम फास्ट। मैं एकदम निश्चिल उभी राहिली, मैं एकदम स्टेशनरी खड़े हो गई। मैं बहुत ध्यान दे रही थी, कॉन्सन्ट्रेट कर रही थी। माझं सगळं लक्ष बाईंच्या बोटांच्या हालचालींवर एकवटलं होतं। मेरा सारा ध्यान टीचर जो फिंगर से लिख रही थी उसके हालचाल पर एकदम एक कॉन्सन्ट्रेशन था। एकाएकी इतके दिवस आपण काहीतरी विसरून गेलो होतो याची अस्पष्ट जाणीव झाली। तो अचानक इतने दिन से मैं कोई एक चीज़ भूल गई हूँ, ऐसा मुझे एक अस्पष्ट जानी हुई, रियलायझेशन हुआ कि अरे ये मैं चीज़ भूल गई थी। गमावलेली स्मृती परत येण्यातला थरार मी अनुभवला। तो गमावलेली यानी लॉस्ट स्मृति, मेमोरी, जो मेरी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी, जो मैं भूल गई थी, वो फिर से आने पर मुझे एक थरार, एक थ्रिल महसूस हुआ। WATER, वो आणि भाषेचं कोडं एकदम माझ्यासमोर जसं उलगडलंच। अब उनके समझ में आया, वॉटर, वो और भाषे का ये जो कोड़ा है, कोड़ा यानी पजल, एकदम मेरे सामने उलगडलं यानी ओपन हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे एकदम क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अरे च्या, पाणी म्हणजे आपल्या हातावरून थंडगार नाचत उसळत काहीतरी जाते। तब क्या समझ में आ गया इनको? अरे ये जो टीचर लिख रही है हाथ पे वाटर, पानी, इसका मतलब वो है जो मेरे हाथ पे ठंडा ठंडा नाचते बहते जा रहा है, उसी का नाम पानी है। त्या एका जिवंत चैतन्यमय शब्दानं माझ्या आत्म्याला जशी जाग आणली। उस एक जिवंत यानी लिविंग, चैतन्यमय, लाइवली शब्द ने मेरे आत्मा को जैसे जिंदा कर दिया। प्रकाश अशा आनंदाची
उधड़न केली। तो जो रोशनी रोशनी के लिए वो तरस रही थी, तो ऐसी रोशनी और ऐसी आशा उम्मीद, इसकी एक उधड़न, एक थ्रो, एक ओपनिंग इनके मन में हुई. मुक्त केलं, मुझे फ्री कर दिया. अजूनही तसे ह्या वाटेत बरेच अडथळे होते. अभी भी इस रास्ते में बहुत सारे अडथळे, ऑब्स्टेकल्स थे, पण लवकरच ते दूर होणार होते. लेकिन बहुत जल्द ये सब भी दूर होने वाले थे. अब इनको समझ में आ गया. अब इनकी पढ़ाई बहुत फास्ट चली. विहिरीपासून मी परतले तेव्हा मन नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी आतुर झालं होतं. तो उस कुएं के पास से जब हम लौटे तो मेरा मन नई चीज़ें सीखने के लिए अब आतुर हो गया था, क्यूरियस हो गया था. अब तक तो इनको फ्रस्ट्रेट हो रहा था, अब इनकी थिंकिंग ओपन हो गई. आता प्रत्येक गोष्टीला नाव होतं आणि नावानावातून उमलत होता एक एक नवा विचार. अब हर एक चीज़ का एक नाम था और नाम नाम से एक नया थॉट उमल रहा था, निकल रहा था, बाहर आ रहा था. घरात आल्यावर मी स्पर्श करायची ती प्रत्येक वस्तू जैसी जैसी स्पर्श गणित चैतन्य थरथरायची. घर आने पर जिस भी नई चीज़ को मैं स्पर्श में टच करती थी, वो हर एक वस्तु जैसा कि स्पर्श गणित चैतन्य, जैसा कि टच होने पर एक एक्साइटमेंट, एक थ्रिल से थरथराती थी, यानी कांपने लगती थी. यानी हर चीज़ का एक नाम है, ये इनको समझ में आ गया था. तो हर चीज़ को हाथ लगा के वो उसका नाम सीख रही थी. मला जशी एक वेगळीच नवी दृष्टी मिळाली होती. मुझे जैसा कि एक अलग ही नई नजरिया मिल गया था, रोशनी मिल गई थी, आंख मिल गई थी. आता त्या दृष्टीतून मी सगळं पाहत होते. अब उस आंख से मैं सब चीज़ देख रही थी. दारापाशी आल्यावर मला मी मोडलेल्या बाहुलीची आठवण झाली. दरवाजे के पास आने पर मैंने जो गुड़िया तोड़ दी थी, उसकी मुझे याद आई. चाच पड़त शेकोटीजवळ लोटलेले बाहुलीचे तुकडे मी गोळा करून उचलले. चाच पड़त यानी सर्च करना, अपने हाथों से वो ढूंढ ढूंढ के उसने ढूंढा. तो शेकोटी उस फायर प्लेस के पास उसके टुकड़े उसको मिले, तो उन्होंने उसको गोला करके उठाया. तुकडे जोडून पाहत पुन्हा त्यांची बाहुली करण्याचा मी कसोशीने प्रयत्न करत राहिले. उन टुकड़ों को जोड़कर इसकी फिर से मैं गुड़िया बना दूं, इसका मैं कसोशीने प्रयत्न, यानी बहुत हार्ड कोशिश मैं कर रही थी. आता माझ्या हातून घडलेल्या चुकीची जाणीव होऊन माझे डोळे भरून आले. अब मेरे हाथ से ये जो चूक, ये जो मिस्टेक हो गई थी, इसका रियलाइजेशन होकर मेरी आंखों में आंसू आ गए. यानी पहले तो उन्होंने क्या कहा था कि मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं होता था, लेकिन अब उनको पछतावा हुआ. पहिल्यांदाच मला खऱ्या अर्थानं पश्चाताप झाला, फार वाईट वाटलं. तो सब में पहली बार जिंदगी में मुझे सही मानों में पश्चाताप हुआ. पश्चाताप, रिपेंटेंस, रिमोर्स, बुरा लगना किसी चीज़ का. फार वाईट वाटलं, बहुत बुरा लग रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. त्याच दिवशी मी खूप नवे शब्द शिकून घेतले. उसी दिन मैंने बहुत सारे नए वर्ड सीख लिए. ते सगळेच काही नेमके कोणते ते आता आठवत नाही. वो सारे वर्ड एग्जॅक्टली क्या थे वो तो मुझे अब याद नहीं है. पण त्या शब्दांत आई, बाबा, बहीण, बाई हे शब्द होते एवढं निश्चित. हाँ, लेकिन उन वर्ड्स में आई यानी माँ, बाबा, पिताजी, बहीण, सिस्टर और बाई, टीचर, ये वर्ड तो थे, इतना पक्का. आयुष्यात नव्याने आलेल्या या शब्दांनी माझ्या भावविश्वात पालवी फुटली. जिंदगी में नए नए आए हुए इन शब्दों की वजह से मेरे भाव विश्व में, यानी मेरी इमोशनल दुनिया में पालवी फुटली. एक नया लीफ उगा, एक नई ग्रोथ हुई, एक नया बर्थ हुआ. तो दिवस माझ्या दृष्टीनं फार नाट्यमय होता. वो दिन तो मेरे नज़र में बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक दिन था. पूरी ज़िंदगी उनकी चेंज हो गई थी. रात्रि मी माझ्या चिमुकल्या पलंगावर झोपी गेले. रात में जब मैं अपने छोटे से पलंग पर, बेड पर सोने के लिए गई, तेव्हा माझ्या इतका दूसरा आनंदी जीव कुठे सापडला नसता. तो उस वक्त मेरे इतना दूसरा कोई खुश जीव पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलता. दिवसभराच्या आनंददायी आठवणी पुन्हा पुन्हा मी आठवत राहिले. उस दिन की खुशी देने वाली मेमरीज बार बार मैं सोच रही थी, याद कर रही थी. आयुष्यात पहिल्यांदाच मला उद्या कधी उगवते याची उत्कंठा लागून राहिली होती. तो जिंदगी में पहली बार मुझे उद्या यानी टुमारो, नेक्स्ट डे कब उगेगा, इसकी उत्कंठा, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी लग रही थी. यानी अभी तक तो उनका जीवन एकदम ब्लैंक था, कोई एक्साइटमेंट नहीं था. लेकिन अब उनको सुबह कब होगी, कब मैं नई चीज़ें सीखूंगी, एक एक्साइटमेंट उनके ज़िंदगी में आ गया. तो ये बहुत अच्छे लेसन से लेखिका ने
हेलेन केलर ने अपना एजुकेशन की शुरुआत कैसे की और उनके टीचर ने उनको कैसे हेल्प किया, इसको एक्सप्लेन किया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम पहले ही वीडियो में दे चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।